Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए नया क्लास जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से भी लोग क्लास में आ जाइए और जल्दी से भी लोग क्लास को लाइक कर दो। सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुका है। गुड इवनिंग सभी को। जल्दी करिए, सभी लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाता है। जल्दी करिए सभी लोग क्लास में आ जाइए। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशन के साथ जो आप पूरे जहन बनाएंगे तो आपको ध्यान सुनना और अपनी जहन में उतार लेना है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। किस्मत पर सर पीटने से बेहतर है, किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत की सैलाब पैदा करो या मेहनत का तूफान पैदा करो, जिससे क्या हो, आपकी ज़िंदगी के सारे दरवाजे क्या हों, खुल जाएं। जीवन के सारे दरवाजे क्या हों, खुल जाएं। तो आपको अपनी किस्मत पर क्या करना है, सर नहीं पीटना है, मेहनत का ऐसा तूफान पैदा करना है जिससे क्या हो, ज़िंदगी के जितने भी रास्ते हैं, जो भी आगे बढ़ने के रास्ते वो क्या हो जाएं, अपने आप ही खुल जाएं। तो इसी मोटिवेशन से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया लेसन पढ़ने वाले हैं जो कि पार्ट 1 फिजिक्स का क्या है, अंतिम लेसन है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जो पार्ट 1 फिजिक्स है उसका लास्ट लेसन है, ध्यान रखना है। और ये इसी क्लास में समाप्त भी हो जाएगा। इसका इंग्लिश लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इस लेसन का नाम लिख लो। ये अंतिम लेसन है, ध्यान रखना है, पार्ट 1 का लास्ट लेसन है। तो लेसन का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा, तो बाहर का थोड़ा बहुत कुछ कार्य चल रहा है तो वहाँ पर शोर हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। तो जल्दी करिए, इस लेसन का नाम लिख लो जो कि अंतिम लेसन है पार्ट 1 का, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतना कर लो, फिर आगे इसके टॉपिक के बारे में बताते हैं। चलिए, इतना डन हो गया होगा। तो देखो, इसमें आपको पहला हेडिंग कर लेना है विस्थापन धारा। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक आप लोग सुन लो, थोड़ा जान लो। इसमें हम लोग सीखना क्या है। देखो, लेसन में बोला है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो यहाँ पर विद्युत का भी पार्ट रहेगा और इसका मैग्नेट का, चुंबक का भी। तो इसीलिए इसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो तरंग उत्पन्न होता है, जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, तरंग की बात करेगा। और यहाँ पर एक टॉपिक सबसे अधिक एग्जाम बनता है जिसको कहते हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत एंड इसके अभिलक्षण या गुण। ये सबसे अधिक उठने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे विस्थापन धारा के बारे में। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग बना लो, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। ठीक है, जिसको कहते हैं, ठीक है, विस्थापन धारा आपको इंग्लिश कर लेना है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ये हेडिंग बना लीजिए, विस्थापन धारा। जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हो, इसके नाम लिखा क्या, विस्थापन। तो कुछ न कुछ विस्थापित करेगा होगा। अब क्या होगा वो आपको ध्यान सुनना है। तो पहले क्या कर लेना, पहले ये हेडिंग बना लो, फिर इसको बताते हैं, फिर इसको लिखवाते हैं। हेडिंग कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो होता क्या है, जब समय के साथ, जब टाइम के साथ क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है अगर वो परिवर्तन कर रहा है, चेंज कर रहा है, और उससे अगर करंट बनता है तो ऐसे करंट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा क्या कि समय के साथ हमेशा याद रखना है, टाइम के साथ। और इसको टाइम के साथ ध्यान रखना है, किसको, विद्युत क्षेत्र को। जब चेंज होगा, परिवर्तन होगा, जैसे ही बदलाव करेगा तो वहां से जनरेट करेगा क्या, तरंग। ठीक है, और उससे क्या होगा, करंट भागेगा। जो करंट जाता है एक्चुअली उसी का नाम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो लिख लीजिए, किसी परिपथ में समय के साथ
किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती का मतलब बदलाव, जो बदलाव होगा किसमें, विद्युत क्षेत्र में, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा कहते हैं। तो ध्यान रखना है किससे, आपको ये पॉइंट याद रखना है, किससे, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से, जिसमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है, उससे क्या होगा, जैसे ही उसके कारण धारा जनरेट करेगा, धारा विद्युत धारा उत्पन्न होगा, उसे ही विस्थापन धारा कहते हैं। इसे याद रखना, इसे ना आई डी से व्यक्त करते हैं। देखो धारा को आई से, जबकि यहाँ पर डी है, डी मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको आई डी से व्यक्त करते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग, इसे आई डी से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। इतना कर लीजिए, इसे आई डी से व्यक्त करते हैं, नोट कर लीजिए इतना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि इसको किससे, आई डी से व्यक्त करते हैं, इसे जानते रहना है। आई का मतलब धारा होता है, याद करो इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ाया था, जिसको कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बट यहाँ पर डी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। किसी परिपथ में अगर समय के साथ क्या होगा, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके कारण जो भी धारा बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आई डी से व्यक्त करते हैं। इतना लिख लो आप लोग। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो इसको, जल्दी इसको नोट कर लो। इसे आई डी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी इतना लिख लीजिए। हो गया इतना, लिख चुके हैं। एक बार पूरा फिर समझा देते हैं, आपको ध्यान सुनना है। देखो ये नया लेसन है, इस लेसन का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जहां पर विद्युत और चुंबक के कारण उत्पन्न जो वेव्स होती हैं, विक्षोभ होता है, तरंग होता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर सबसे अधिक आने वाला टॉपिक है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, और इसके बाद वही पढ़ाने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। बट हमने कहा थोड़ा सा हम लोग विस्थापन धारा की बात करते हैं, एग्जाम में कभी 1 नंबर का या 2 नंबर का बनाता है। तुमने कहा विस्थापन धारा हेडिंग करना था, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो किसी परिपथ में कोई सर्किट है, अगर वहां पर होता है कि विद टाइम के साथ क्या होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या फिर हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर धारा उत्पन्न हो रहा है, धारा बह रहा है, करंट जनरेट कर रहा है, तो ऐसी धारा को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है। जो विद्युत धारा बनता है उसके कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आई डी से व्यक्त करते हैं, इसे आई डी से व्यक्त करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। हो गया इतना। इसका फार्मूला लिख लीजिए, इसको हटाते हैं, इसका फार्मूला देख लीजिए। अगर पूछ लेता है एक नंबर में, कहता है कि विस्थापन धारा का फार्मूला लिखिए, तो आपको फार्मूला भी लिख लेना है और लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। तो लिख लो, आई डी बराबर ध्यान रखना है आपको, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। डी टी क्या है, समय है, फाई ई जानते हो आप लोग विद्युत फ्लक्स है, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट जानते हो निर्वात की विद्युतशीलता है, जबकि आई डी क्या है, विस्थापन धारा है, ठीक है। तो लिख लीजिए आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी, इतना नोट कर लीजिए। या तो चाहे आप ये भी लिख सकते हैं, या तो आई डी बराबर करके ये लिख सकते हैं, आई डी बराबर, अगर डी फाई का वैल्यू रखेंगे ई इंटू ए होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, ए को बाहर कर लो, तो यहाँ पर बचे क्या, डी ई अपान डी टी।
चूंकि होता क्या है, इधर लिख दे रहे हैं साइड में, चूंकि फाई का फॉर्मूला होता है, याद करो ई और ए होता है फाई बराबर, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ दिखा दिया। तो आप कर लीजिए जल्दी से, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ आई डी क्या है ध्यान रखना है, आई डी विस्थापन धारा है, एप्सिलॉन नॉट हवाई निर्वात विद्युतशीलता है, डी फाई चुंबकीय विद्युत फ्लक्स है, और अगर फाई भी होता तो चुंबकीय फ्लक्स, डी टी आपका टाइम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख लेना है नीचे, जहाँ आई डी विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की चुंबकशीलता, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है। याद करो इसका मान होता है, तो इसका मान कौन बताएगा? इसका मान हमने बताया था 8.85 10⁻12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको फैरेड पर मीटर भी कह सकते हैं। इसका फिक्स मान होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डी फाई क्या है ध्यान रखना है आपको, इसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और डी टी क्या है, समांतराल है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इतना लिख चुके होंगे, जल्दी करिए आप लोग। इसको हटाया जाए, चलो इसको हटाते हैं। तो आपको इतना ये इसमें याद रखना है और जानते रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्ज़ाम में जो है लगभग 4 नंबर एग्ज़ाम में करता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो 4 नंबर यहाँ से डन हो जाएगा इस क्लास से, जो भी क्लास पढ़ोगे इसमें पूरा इस लेसन को ख़त्म कर देंगे। ध्यान रखना है, बहुत छोटा लेसन है ये, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए अगला हेडिंग बना लीजिए, एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम। हेडिंग करना है एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, परिपथीय नियम, ठीक है। इसको हेडिंग कर लो जल्दी से, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। याद करो, आज से कई हजार साल पहले हमने पढ़ाया था कुछ, क्या पढ़ाया था? एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है, जहाँ पर उसका एप्लीकेशन भी हमने देखा था। बट यहाँ पर याद रखना है कौन कौन, 2 साइंटिस्ट मिल करके, एक तो मैक्सवेल, दूसरे कौन, एम्पियर, दोनों ने मिलकर एक इक्वेशन दिया और उन्होंने बताया फार्मूला। उसी फार्मूले को हम लोग बोलते हैं, उसी को एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम भी कहते हैं, और वो फार्मूला भी आपको भी दिखाते हैं। तो ध्यान रखना है, पहले आपको हेडिंग करना है क्या, एम्पियर मैक्सवेल और परिपथीय नियम, ये हेडिंग कर लेना है। जल्दी हेडिंग कर लीजिए, फिर इसको जो है बताते हैं। हो गया हेडिंग, हेडिंग हो चुका है। चलिए इतना डन हो गया होगा। अब क्या करना है, अब इसमें देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हेडिंग सहित इसका हिंदी दिख रहा होगा, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा क्या कि इसके अनुसार, मतलब एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ के अनुसार या एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम के अनुसार, ठीक है, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, वेक्टर बी, सदिश बी,
का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल धारा अर्थात चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है, का म्यू नॉट गुना होता है। तो जो आपको हिंदी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको नोट कर लेना है। जैसे वहाँ था यहाँ पर भी सेम, बस थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर विस्थापन धारा और चालन धारा एक साथ ऐड हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर केवल धारा था, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको लिख लो, फिर इसका फार्मूला बताते हैं और ये दिखाते हैं फार्मूला ठीक करके। कर लीजिए जल्दी से, जो हिंदी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जल्दी से नोट कर लो आप लोग। एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए आप लोग फिर से। हमने कहा एम्पियर मैक्सवेल के परिपथीय नियम के अनुसार या इनके नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल धारा अर्थात जो चालन धारा होगा और विस्थापन धारा होगा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी लिख लो जल्दी से और ये आपको नोट कर लेना फार्मूला, अर्थात करके ये जो फार्मूला लिख रहे हैं इसको नोट कर लेना आपको। इंटीग्रेशन बी और यहाँ पर dl, ठीक है। ये क्या है, अल्पांश लंबाई है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या है, उसको समाकलन रेखीय समाकलन ध्यान रखना है, ठीक है। बराबर अब क्या होगा, यहाँ पर म्यू नॉट होगा और साथ में ध्यान रखना है आपको धारा कैसा, IC प्लस ID। अब IC क्या है, IC चालन धारा है जिसको कंडक्शन करंट कहते हैं और ID क्या है, तो ये है विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है। हिंदी लिखने के बाद अर्थात करके ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है। लिख लीजिए इतना फार्मूला। हिंदी लिखने के बाद ये फार्मूला आपको नोट करना है ध्यान से, ठीक है। तो हिंदी लिख चुके होंगे, ये फार्मूला लिख लीजिए जल्दी से। फिर बताते हैं यहाँ पर इन सब का नाम क्या है, ये भी आप दिखा सकते हैं। अगर एग्जाम में 2 नंबर का आता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देख लीजिए, जहाँ जो बी दिख रहा है, बी पहले ये चिन्ह देख लो, इस चिन्ह को इसको कहते हैं बंद समाकलन, ठीक है। ये क्या है, समाकलन है, समाकलन का चिन्ह है, इसका मतलब क्लोज है, या फिर यहाँ पर सी भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो बंद पृष्ठीय समाकलन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बी क्या है, बी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं बी को, चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखना है। और डीएल को अल्पांश लंबाई कहते हैं, तो ये आपका लंबाई है, अल्पांश लंबाई। यहाँ नहीं दिख रहा है नीचे, तो ऊपर देख लीजिए। तो ये जो आपकी हिंदी दिख रहा है उसको हटा देते हैं, इधर साइड में आप देख लीजिए। तो हमने कहा यहाँ पर क्या, जो डीएल है ये लंबाई है, कैसी लंबाई, अल्पांश लंबाई है। और जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं, याद करो इसको, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। तो हवा या निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, ठीक है। और यहाँ पर IC क्या है, IC को चालन धारा और ID को विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। इतना हिंदी भी नोट कर लीजिए। ID विस्थापन धारा, इतना डन कर लीजिए जल्दी से। ये फॉर्म लिखना है जल्दी से, और ये हिंदी जितना हमने यहाँ लिखा है पूरा का पूरा नोट कर लेना है।
इतना कर चुके हैं? इतना जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी करिए। इतना कर चुके हैं, इसको हटाया जाए। हो गया डन। चलो इसको हटाते हैं। तो ये एम्पीयर मैक्सवेल परिपथी नियम समाप्त हुआ। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कब कब आया है पढ़ देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये वाला। सबसे ज़्यादा 5 नंबर का यही क्वेश्चन एग्जाम बनता है एंड इस लेसन का सबसे खतरनाक कतई जहर सवाल है, खतरनाक वाला सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इस लेसन का सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, बाकी और इससे ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लिखा होगा मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है इसको लिखना है। 2017, 18, 10, 15 मतलब लगभग कह सकते हैं हर साल ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है और हर साल आएगा, और 2024 में भी आ सकता है, ध्यान रखना है आपको। तो सबसे अधिक बार आया हुआ क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नाम क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इससे। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो अब देखिए आपको स्क्रीन पर इसका हिंदी पूरा दिख रहा होगा, स्क्रीन पर इसका हिंदी दिख रहा होगा। बारी बारी से पॉइंट पॉइंट समझते हैं। वैसे जो हमने इससे पहले तरंग बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके परिवर्तन से जैसे वो चेंज होता है, परिवर्तित करता है, तो वहां से विक्षोभ या तरंग उत्पन्न होता है, जिससे मैक्सवेल ने बताया था, ध्यान रखना है। इसलिए इसको मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ये ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, जो कि लेसन का नाम भी है, ठीक है। तो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका हिंदी पूरा। तो क्या लिखा है आपको ध्यान से देखना है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ठीक है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्तित विद्युत धारा बढ़ती है, अर्थात विस्थापन धारा की बात कर रहा है, तो परिवर्तित विद्युत धारा बढ़ती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। और इससे क्या होता है, परिपथ में ऊर्जा की तरंग के रूप में प्रसारित होता है, मतलब तरंगे बनने लगती हैं, और इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा, जो हमने भी पहले बताया था वही पूरा पूरा लिखा है। तो हमने कहा क्या करते हैं, जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र को चेंज करते हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उससे क्या करता है, तरंग फैलता है। जो तरंग फैलेगा उस तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसीलिए इसका पूरा नाम रखा गया विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब विद्युत प्लस चुंबक और प्लस तरंग, ध्यान रखना है आपको। तो जो आपको हिंदी दिख रहा है इसको आराम से लिख लो, अच्छे से नोट कर लो। तो नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। और इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसको भी जो क्या करना है आपको बना लेना अच्छे से। जहां पर ई नॉट और बी नॉट दिख रहा होगा, ई क्या है विद्युत क्षेत्र और बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। अगर ई नॉट दिख रहा है तो हमने बताया था इसका महत्तम मान या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू जिसको कहते हैं वो है महत्तम मान है, शिखर मान या महत्तम मान कहते हैं। अगर ई नॉट दिख रहा है तो वो क्या है, विद्युत क्षेत्र का है। अगर बी नॉट दिख रहा है वो किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का है, ध्यान रखना है। तो इसका डायग्राम बना करके पूरा का पूरा हिंदी भी लिख लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे इसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और ये तरंगी होती क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और तरंग संचरण दिशा के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब लंबवत होते हैं। और ये दोनों क्षेत्र साथ साथ कला में आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, मतलब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा डायग्राम, एक सच देख पा रहे हैं, तरंग संचरण की दिशा वहां पर फ्लो कर रहा है, बह रहा है, और एक तरफ ऊपर साइड है विद्युत क्षेत्र और नीचे तरफ दिख रहा होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र बी।
जल्दी से डायग्राम बनाइए और इतना आपको नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो हमने बहुत पहले विद्युत पढ़ाया था, फिर चुंबक पढ़ाया था। जो विद्युत क्षेत्र से और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तरंग प्रेषित होता है, फैलता है, उसी हम लोग कहते हैं कि आप विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। डन कर लीजिए जल्दी से नोट कर लो इतना। ये कर लीजिए, फिर इसकी विशेषता या विलक्षण या गुण की तरफ चलते हैं, जो कि एग्जाम में दोनों लिखने पर ही आपको 5 नंबर मिलने हैं, ठीक है। तो ये कर लीजिए जल्दी से आप लोग इतना नोट कर लो। हो गया है। आप चाहे तो इसका हिंदी स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या तो आप नोट कर लीजिए, हमने पूरा टाइम दिया है नोट करने के लिए, तो नोट कर लो आप लोग जल्दी से। चलिए इसको हटाया जाए, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखो, आपको जो विद्युत चुम्बकीय तरंग दिखा इतना ये लिखना था, साथ में अभिलक्षण लिखना है। तो अब देखो आपको स्क्रीन पर अभिलक्षण या इसकी विशेषता या गुण दिख रहे होंगे 5 पॉइंट। वैसे आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना होता है, बट यहाँ पर 5 पॉइंट है, आप चाहे तो और भी अधिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एग्जाम में 4 पॉइंट तो लिखने ही हैं, ठीक है। तो देखिए अभिलक्षण में आपको दिख रहा होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण हेडिंग है, जहाँ पर दिख रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण क्या निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, मतलब जब आवेश फ्लो करता है, बहता है, तो उसी के रीजन में उत्पन्न होती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो पहले पॉइंट में दिख रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दूसरा है इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पारदर्शिक या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम लोग चलते हैं, कैसे, मान लो रास्ते में चल रहे हैं तो एक रास्ते की जरूरत है, बट इन तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, बिना किसी मीडियम, बिना किसी माध्यम की आराम से चल सकते हैं, संचरित होते रहते हैं, फैलते रहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रकाश आता है सूर्य का, वो क्या है, वो है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि इन तरंगों को चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये तरंगे निर्वात अथवा मुक्त स्थान से v बराबर, ठीक है, 1/, और √μ0 अर्थात प्रकाश की चाल के वेग से चलती हैं, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है, चौथा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, इनकी जो दिशाएं हैं परस्पर लंबवत होती है, मतलब एक दूसरे के लंबवत होता है, और संचरित दिशा के आगे भी ये लंबवत होती हैं। इसी प्रकार इनकी जो नेचर होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, इनकी नेचर अनुप्रस्थ होती है। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका जो प्रकृति है, नेचर है, कैसा है, अनुप्रस्थ है, ना कि अनुदैर्ध्य है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये तरंग है कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक अंतिम पॉइंट देख लीजिए, 5वां आपको दिख रहा होगा कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं और क्षेत्रों में महत्तम मान E0 व B0 एक ही स्थान पर तथा एक ही समय होते हैं।
मतलब एक एक साथ चलते, दोनों हमेशा साथ में चलते, हो चाहे ई नॉट हो चाहे बी नॉट। ई मतलब विद्युत क्षेत्र और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो जितना आपको 500 पॉइंट दिख रहा है इसको आराम से नोट कर लेना है, आपको टाइम मिलेगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इतना जल्दी से कर लीजिए आप लोग, जल्दी करिए, जल्दी इतना लिखिए, इसके लेक्चर जल्दी रन करिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हो गया इतना, इतना डन कर चुके हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखो सबसे अधिक जो एग्जाम बनता है क्वेश्चन वो यही से उठाता है कि जो मैक्सवेल है उनका विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या, और उसके लेक्चर जो आपने अभी देखा है एग्जाम में 5 नंबर यही से आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है, कभी कदार एक आध नंबर का ठीक क्या क्वेश्चन कर लेता है, पूछ लेते हैं एक्सरे क्या है, उसके तरंग के वैल्यू क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या, उनका मान क्या है, एक्सरे हो गया, गामा किरण हो गया, द्रव्य तरंगे हो गया और माइक्रो तरंगे हो गया, वो सब भी पूछता है एक नंबर में। तो आपको एक टेबल दिखाने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीनशॉट करना है और अच्छे से उसको लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और यहाँ से अगर एक नंबर वाला क्वेश्चन करता है तो आप उसके यूज उपयोग और इसका मान कितना होता है वो चीज़ आराम से याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, इन स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्र में उपयोगिता अत्यंत संक्षेप में दर्शाइए या बताइए। फिर आगे ये भी लिखा है अथवा करके कि गामा किरणों से रेडियो तरंगों के सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम और तरंग दैर्घ्य का मान लिखिए। और ऐसा अगर क्वेश्चन करता है एग्जाम में 3 नंबर आपको मिल सकता है। तो पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लो जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, फिर उसके बाद जो है इसका टेबल दिखाते हैं आपको। जल्दी करिए, जल्दी क्वेश्चन कर लीजिए। हो गया, लिख चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं। अब देखो आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा, टेबल आपको ध्यान से देखना है जिसमें आपको 4 चीज़ें दिख रही होंगी। तो एक कॉलम में आपको बनाना है तरंगे, दूसरे में लिखना है आवृत्ति और फिर उसका यूज उपयोग और फिर तरंग दैर्घ्य। तो इन्हीं पॉइंट से कहीं ना कहीं एग्जाम में 1 नंबर का बनता है, इससे बाहर इस लेसन से कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको लिखना कैसे है, तरंग लिखना है, फिर आवृत्ति, फिर उपयोग और फिर तरंग दैर्घ्य।
तो जैसा कि पहला आपको दिख रहा होगा रेडियो तरंगे, जिसका जो फ्रिक्वेंसी है आवृत्ति वो होता है 3 × 10⁹ से लेकर कहाँ तक 3 × 10⁴ हर्ट्ज तक। ठीक है, फिर इसका यूज कहाँ होता है, रेडियो तथा टीवी के संचरण में। तो ध्यान रखना है, रेडियो टीवी संचरण में होता है, संचारण में उसके हम लोग क्या करते हैं, जो रेडियो देखते हैं या जो सुनते हैं या जो टीवी चलता है उसके जो संचारण में जो तरंगे आती हैं उन तरंगों का नाम क्या है, रेडियो तरंगे। तो और इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 10⁻⁻1 मीटर या उससे अधिक भी हो सकता है। दूसरा तरंग आपको दिख रहा होगा माइक्रो तरंग, ठीक है, जिसको हिंदी में सूक्ष्म तरंग या इंग्लिश में या हिंदी दोनों माइक्रो तरंग भी कहते हैं। इसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी देखिए दे रखा है कितना, 3 × 10⁻11 से लेकर 10⁻9 हर्ट्ज तक। इसका उपयोग रेडार हो गया, माइक्रो ओवन में हो गया। देखो जो माइक्रोवेव ओवन है ये क्या होता है, खाना पकाता है, जो एक मशीन होता है, जैसे बेकरी दुकान में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलता है, तो मशीन होता है जहाँ पर रखते हैं और पक जाता है, तो वही होता है माइक्रोवेव ओवन, ध्यान रखना है। ठीक है, तो माइक्रो तरंग का यूज वहाँ पर भी किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं उपयोग कहाँ पर, रेडार में और माइक्रोवेव ओवन में। और इसका जो तरंगदैर्घ्य है कितना, 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻³ मीटर तक होता है। अगला तरंग आपको दिख रहा होगा अवरक्त विकिरण या अवरक्त तरंग। ठीक है, अब इसका जो आवृत्ति है वो होता है 4 × 10⁻14 से लेकर 6 × 10⁻10 सॉरी प्लस में ही 10 हर्ट्ज तक, मतलब 4 × 10⁻14 से लेकर 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक होता है। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसका, तो आपको ध्यान रखना है, पौधा घरों में, पौधों को गर्म रखने में, युद्ध के समय दिन में कोहरे व धुंध के पार देखने के लिए, तो इसका अवरक्त विकिरण का यूज करते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻³ से लेकर के 7 × 10⁻7 मीटर तक। अगला आपको दिख रहा होगा तरंग में दृश्य विकिरण, जिसकी आवृत्ति है 8 × 10⁻14 से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो दृश्य विकिरण आपको ध्यान रखना है और इसकी आवृत्ति एग्जाम अगर पूछेगा तो आपको पूरा ये टेबल याद रखना है और लिख देना है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो अणुओं की संरचना में, परमाणुओं के बाह्य कोशों में, इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉन विन्यास पता करने में, इन सब जगह इनका यूज किया जाता है। और इसका जो तरंगदैर्घ्य है, जो लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, वो होता है 7 × 10⁻7 से 4 × 10⁻7 मीटर तक। अगला आपको दिख रहा होगा परावैगनी विकिरण, जिसका आवृत्ति है 3 × 10⁻16 से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। और इसका यूज करते हैं अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेज तथा उंगलियों के निशानों का पता लगाने में और साथ में खाने की वस्तुओं के संरक्षण में। ठीक है, इसका भी तरंगदैर्घ्य कितना है, तो 4 × 10⁻7 से लेकर 6 × 10⁻10 मीटर तक। अगला आपको दिख रहा होगा एक्स किरणें, जिसे एक्सरे भी कहते हैं। जब आपको चोट लगता है तो आप जाते हो एक्सरे करवाने, जो हड्डी टूटी होती है वो आपको दिखता है, बताता है कहाँ कितना कैसे क्रैक हुआ है, टूट गया है, वो चीज़ दिखाता है, तो उसको हम लोग एक्सरे कहते हैं, या एक्स किरणें कहते हैं, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सरे क्या होता है, इसका जो आवृत्ति है 3 × 10⁻19 से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज तक होता है। तो इसका यूज कहाँ है, चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में, क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में या हड्डी टूट जाती है उसकी जानकारी में, ध्यान रखना है, लिख लेना है। और इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻8 से 10⁻13 मीटर तक। सबसे अंतिम में दिख रहा हो गामा किरणें। ठीक है, और गामा किरणों की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी देखिए 3 × 10⁻22 से लेकर 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना प्राप्त करने में या जानकारी प्राप्त करने में। और इसका जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, वो होता है 10⁻10 मीटर से भी कम हो सकता है। तो ये टेबल आपको आराम से लिख लेना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, चाहे तो आपको टाइम मिल जाएगा, आराम से पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, आपके पास आराम से टाइम मिलेगा पूरा, तो पूरा लिखिए आराम से, इतना नोट कर लीजिए। एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता इस लेसन का। ये लेसन बहुत ही छोटा है और बहुत ही प्यारा लेसन है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्यान रखना है आपको, तो इतना जल्दी से लिख लो आप लोग। इस टेबल से पक्का नंबर 1 नंबर 2 नंबर ऐसा बन सकता है। इसका यूज पूछ सकता है, तरंगदैर्घ्य पूछ सकता है या आवृत्ति पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा टेबल अच्छे से लिख लेना है और बना लेना है।
तो जल्दी से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लो या तो इसको नोट कर लो, जल्दी करो आप लोग, जल्दी इतना लिख लो। और ये लेसन यहाँ से समाप्त हो गया है। ठीक है, बहुत छोटा लेसन था तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर कभी एग्जाम में एक्सरे आ जाए, एक्स किरण या एक्सरे आ जाए, गामा किरण आ जाए, परावैंगनिक किरण आ जाए, दृश्य किरण आ जाए, तो इनका उपयोग पूछ सकता है, या तो तरंगदैर्घ्य या तो आवृत्ति। तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिखाए थे। तरंग दिखाया था, मतलब उनका नाम, और साथ में फ्रिक्वेंसी आवृत्ति दिखाया है, उसका योजक दिखाया है, और साथ में वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य का मान। ये टेबल आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। हो गया, डन कर चुके हैं आप लोग? इतना जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। चलिए हो गया, इसको हटाते हैं। तो आज हमने देखा कि सबसे अंतिम लेसन जो है पार्ट 1 का, ये पूरी तरह समाप्त हो गए, जहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा सीखें क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है और यही सबसे अधिक क्वेश्चन उठता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये लेसन यहाँ समाप्त हो गया है। बाकी अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो पार्ट 2 है, प्रकाश के बारे में जानेंगे, उसके सारे गुण जानेंगे, उसके बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो अगले क्लास में रहेगा। तो ये लेसन यहीं समाप्त होता है, और साथ में आपका फिजिक्स जो पार्ट 1 ये भी पूरी तरह से समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो नमस्कार, जय हिंद।